नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट सेशन में आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था, है ना? आपने कमेंट करके बताया कि बहुत अच्छा सर, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आज के सेशन में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हम एक शब्द देख रहे हैं, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले संविधान के बारे में बातचीत करते हैं, बिल्कुल आम भाषा में आसान शब्दों में पढ़ते हैं। संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह होता है, मतलब एक ऐसी किताब, एक ऐसी पुस्तक जिसमें क्या होता है, नियमों और कानूनों का संग्रह होता है और उन्हीं नियमों और कानूनों के आधार पर क्या होता है, एक देश का शासन और प्रशासन संचालित किया जाता है। मतलब संविधान नियमों कानूनों का संग्रह होता है, नियमों कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर एक देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है, शासन प्रशासन संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है, किया जाता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है संविधान हो। अब संवैधानिक विकास की बात देखो, भारत में राजतंत्र मध्यकाल तक लगभग रहा। फिर 1600 में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई भारत के साथ व्यापार वाणिज्य करने के लिए, बढ़िया था। 1707 में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब के मरने के साथ ही साथ क्या हुआ आप देखोगे तो भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का क्या मतलब है, छोटे छोटे राज्य। अवध अपना स्वतंत्र हो गया, बंगाल अपना स्वतंत्र हो गया, मराठा अपना एक तरफ आजाद हो रहे हैं, मैसूर अपना एक तरफ आजाद हो रहा है, हैदराबाद अपना एक तरफ क्या कर रहा है, अपना शासन प्रशासन संचालित करना शुरू करा। अब यहीं पर समझना, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो केंद्रीय सत्ता कमजोर होने की बात क्या हुआ, हमारे यहां पर क्षेत्रीय सत्ताएं आई। और क्षेत्रीय सत्ता आने के साथ साथ यहीं पर ध्यान समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार वाणिज्य और प्रभुत्व में लगातार वृद्धि होती चली गई। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप आप देखते हो एक युद्ध होता है 1757 में, जिसको आप प्लासी का युद्ध कहते हो। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ और दूसरी तरफ कौन था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। अब बंगाल का नवाब था, ध्यान सुनिएगा, नवाब हार गया, नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, कोई बात नहीं। इसने भारत में यह स्पष्ट कर दिया आगे का समय किसका आने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कुछ समय और बीता, एक और युद्ध हो गया 1764 में, जिसको आप क्या कहते हो, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध के बाद इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी विजित रही और ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और एक संधि हुई 1765 में, जिसको आप क्या कहते हो, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। अब इस संधि के बाद क्या हुआ आप देखोगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार प्रारंभ हो गया। अब विस्तार प्रारंभ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसके साथ साथ भारत में इलाहाबाद की संधि के साथ भारत में द्वैत शासन की नींव पड़ी। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और प्रभुत्व में भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है सीक्रेट समिति। क्या नाम है, सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी ने कुछ सलाह दी, किसको, ब्रिटेन को, मतलब यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर को सलाह दी। इसी सीक्रेट समिति के सलाह के आधार पर भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है 1773, 1773। अब इस समय ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का राजा कौन है, तो इस समय जो राजा है यूनाइटेड किंगडम का वो
किंग लॉर्ड नॉर्थ है। कौन है? लॉर्ड नॉर्थ जो है वो राजा है यूनाइटेड किंगडम का। थोड़ा सा सीक्वेंस समझते चलिएगा। तो सीक्रेट कमेटी की सलाह को भारत में लागू करने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया? पारित किया गया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मुख्य या महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में बातचीत करें, भैया महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे? देखिए महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है किसके बारे में? तो आप कहोगे रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान हम पढ़ने चल रहे। तो प्रावधान नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? सबसे नंबर 1 प्रावधान ये कह सकते हो कि भैया इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। पहला काम स्थापित किया गया, पहला काम समझिए। इससे पहले ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़िया से अपना व्यापार वाणिज्य कर रही स्वतंत्रता पूर्वक, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के साथ साथ राजनीति में हस्तक्षेप शुरू हुआ, वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को स्थापित कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी और बातचीत करें, दूसरा प्रावधान यह किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। और उसके साथ साथ अगर हम कहें कहा जाने लगा, इसके साथ साथ कहें तो मुंबई और मतलब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन ला दिया गया। और बॉम्बे और या बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर को, मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन, इसके का मतलब गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया या ला दिया गया। ठीक, कर दिया गया। यहीं पर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ी सी मेरी बात समझिएगा। इसका मतलब है इसके पहले के क्या, ये जो गवर्नर थे बॉम्बे का अलग अपना स्वतंत्र सत्ता संचालित करता था, मद्रास का अपना गवर्नर अलग स्वतंत्र सत्ता संचालित करता था, और बंगाल का अपना अलग। लेकिन इस अधिनियम ने कहा कि भैया जो बंगाल का गवर्नर होगा वो मुख्य होगा और बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कार्य करेंगे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया। अगला पॉइंट क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल की सलाह, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, गठन किया गया। ठीक, कि भैया गवर्नर जनरल की सलाह के लिए हम एक कार्यकारी परिषद बनाएंगे और बेसिकली इसमें कितने मेंबर होंगे, तो हम कहेंगे इसमें 4 मेंबर होंगे, इसमें 4 प्रमुख मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला बातचीत करें, आगे की बातचीत करें। आप देखोगे 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई और आप देखोगे इसके मुख्य न्यायाधीश कौन था, इलिजा इम्फे। तो अगला पॉइंट हम कहें, अगला ये 3 नंबर था, अगला 4 नंबर पॉइंट क्या है, तो हम कहेंगे कलकत्ता में, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, की स्थापना की गई।
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें इलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश कौन कौन था न्यायाधीश? आप कहोगे चैम्बर्स, लेमस्टेयर या लेमिंस्टर और हाइड, तीन अन्य न्यायाधीश थे। एक उच्चतम न्यायालय भी बनाया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इलिजा इम्फे और तीन अन्य न्यायाधीश कौन कौन था? तो हम कहेंगे चैम्बर्स थे, लिमस्टर थे, चैम्बर्स थे, लिमेंस्टर कह दो, लिमेंस्टर और दूसरा यानी कि तीसरा कौन था? हाइड था। ठीक है, तीन अन्य न्यायाधीश रखे गए। इसके साथ साथ बातचीत करें, आप देखोगे कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उनको निजी व्यापार करने एवं रिश्वत लेने पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट कहेंगे कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये क्यों हुआ? जानते हैं, व्यापार करने यहां पर आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कर्मचारी बनकर, अपना व्यक्तिगत व्यापार करते थे, बढ़िया से व्यापार किए, व्यापार करके लाभ कमाए और जब ब्रिटेन में पहुंचे तो धनी आदमी हो गए। अब धनी आदमी हो गए तो वहां की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस शुरू करेंगे, हस्तक्षेप, और ये हस्तक्षेप अच्छा नहीं था। इसीलिए क्या किया गया कि भैया निजी व्यापार नहीं करोगे और तुम क्या करोगे, कोई एक प्रकार से रिश्वत नहीं लोगे, रिश्वत भी नहीं और गिफ्ट भी नहीं लोगे। भाई हम कोई कह सकता है ना कि सामने वाली पार्टी ने हमको गिफ्ट के स्वरूप में 2 लाख रुपया दिया, तो गिफ्ट ले, ये रिश्वत और गिफ्ट दोनों एक जैसे ट्रीट हो सकते। तो यहां पर क्या किया गया? निजी व्यापार, और किस पर? निजी व्यापार के साथ साथ आप देखोगे तो हम कहेंगे रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से संसद का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। स्थापित किया जा रहा है। यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से क्या होगा कि भैया संसद का क्या होगा? नियंत्रण स्थापित होगा। किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर या कंपनी पर। यानी कि अब इसको ब्रिटिश सरकार भी कह सकते हो, संसद की जगह पर ब्रिटिश सरकार भी कह सकते हो। ठीक, बढ़िया था, कोई बात नहीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ये मुख्य प्रावधान थे। अगले के बारे में बातचीत करें, अगले हम प्रावधान के बारे में पढ़ें। अगला एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है। अगला क्या है? अगला हम कहेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब का है? तो हम कहेंगे 1781 का है, 1781 का। ठीक, 1781 में यह लाए। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या है? इसके मुख्य प्रावधान में सबसे पहला प्रावधान यह किया गया कि भैया बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको उड़ीसा और बिहार के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को उड़ीसा और बिहार के लिए भी
उड़ीसा और बिहार के लिए भी विधि बनाने, विधि का मतलब कानून बनाने, विधि बनाने का अधिकार दिया गया, अधिकार दे दिया गया, विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया कि भैया अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकता है। दूसरा क्या व्यवस्था की गई, दूसरा ये व्यवस्था की गई कि जो उच्चतम न्यायालय है जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में करी गई थी, कि उच्चतम न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय पर रोक लगी कि वह कंपनी के कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, यह भी व्यवस्था की गई। दूसरा क्या था, उच्चतम न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय पर यह रोक लगी, यह रोक लगी कि वह कंपनी के कर्मचारियों पर, कंपनी के कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है भैया ये भी। अब सोचिए यहां पर कंपनी की सुप्रीमेसी फिर से स्थापित होने का व्यवस्था किया जा रहा है। भैया उच्चतम न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, नहीं की जा सकती, ऐसी व्यवस्था किसमें की जा रही, ऐसी व्यवस्था की जा रही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके साथ साथ एक और अच्छा काम किया गया, अच्छा काम क्या किया गया, यह काम किया गया कि भैया प्रांतीय न्यायालयों को जो डिसीजन होंगे उनके खिलाफ जो एक प्रकार से अपील है वो गवर्नर जनरल की परिषद में होगी। तो अगला तीसरा पॉइंट क्या है, प्रांतीय न्यायालयों के खिलाफ अपील, प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में या गवर्नर जनरल की परिषद में होगी, की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में होगी। क्या, तो प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ जो अपील होगी वो गवर्नर जनरल की परिषद में होगी। इसके साथ साथ क्या किया गया, कह रहे किसी भी कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करते समय, किसी भी कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करते समय भारतीयों की रीति रिवाजों को ध्यान में रखा जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, चौथा, किसी भी कानून का निर्माण, कानून का निर्माण वह क्रियान्वयन करते समय, करते समय भारतीयों की या भारतीयों के रीति रिवाजों को, रीति रिवाजों को ध्यान में रखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। ठीक, तो नियम कानून किसके बिहाफ पर बनेंगे, भारतीयों की जो रीति रिवाज होंगे, धर्म होगा, उसके अनुसार हम नियमों को बनाएंगे और क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के महत्वपूर्ण प्रावधान हमने आपको बताए। अगला जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। कब का है, 1784 का। तो अगली हेडिंग करो, पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब का है, तो हम कहेंगे भैया 1784 में ये लाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर पिट्स साहब हो गए हैं और ये क्या कर रहे हैं, अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं, व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर और ज्यादा अंकुश कैसे लगाया जाएगा। क्या व्यवस्था की गई, सबसे पहले कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पहला कार्य क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया।
कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य अलग अलग करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए अलग अलग सिस्टम बनाया जाएगा। जैसे प्रशासनिक कार्य में अगर हम आपसे बातचीत करें कि भैया प्रशासनिक कार्य में क्या होगा, तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत तीन प्रमुख चीजें आएंगी। कौन कौन सी? तो सबसे पहला है भैया नागरिक आएगा, दूसरा क्या आएगा? सैन्य आएगा, और तीसरा क्या है? राजस्व आएगा। ध्यान से समझना, राजनीति ये क्या है? प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत तीन प्रमुख कार्य, नागरिक कार्य, सैन्य के संबंध में कार्य सैन्य कार्य है, और अगला राजस्व का कार्य है। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसमें कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। ये 6 सदस्य कौन कौन होंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या करेगी? प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण करेगी। कितने मेंबर? 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य में एक सदस्य होगा एक्सचेकर का, मतलब अगर हम कहें चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा, ब्रिटेन में बैठेगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक। एक और मेंबर होगा जिसको आप क्या कहोगे? राज्य सचिव। राज्य सचिव। और 4 मेंबर होंगे प्रीवी काउंसिल के। 4 सदस्य कहां से? प्रीवी काउंसिल से। प्रीवी काउंसिल से। तो यहां पर एक मेंबर हो गया चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव, और 4 कहां से? प्रीवी काउंसिल से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये ब्रिटेन में कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। क्लियर? दूसरा भैया प्रशासनिक कार्य हो गए, अब बचता क्या? व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्यों के लिए क्या किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पहले से ही कर रहा था। तो व्यापारिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए अगला पॉइंट लिख लेंगे यहीं पर। व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे। तो अब क्या हो रहा है? प्रशासनिक कार्य अलग बॉडी देखेगी और व्यापारिक कार्य अलग बॉडी देखेगी। ठीक। इसके साथ साथ आप समझिएगा, जो अगर हम कहें कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था भारत में, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, उसको क्या कहा जाने लगा? उसको ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाने लगा। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाने लगा। कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाने लगा। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों को पूरी तरीके से नियंत्रण करने की क्या दी गई? स्वीकृति दी गई। तो अगला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार को भारत में, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई। करने की शक्ति प्रदान की गई। ये काम किया गया। पूरी तरीके से कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर क्या होगा? ब्रिटिश संसद का क्या होगा? ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से एक प्रकार से नियंत्रण रहेगा। ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ध्यान समझिएगा, एक और पॉइंट इसमें यह भी व्यवस्था की गई, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। क्या दिया गया? गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति या वीटो पावर दिया गया। ये क्या है? बहुमत के निर्णय के विरुद्ध निर्णय लेना, बहुमत का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जाकर निर्णय लेना क्या कहलाएगा? तो उसके अगेंस्ट जाकर निर्णय लेना आपका क्या कहलाएगा? तो हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे वो आपका वीटो कहलाएगा। बहुमत के निर्णय के विरुद्ध निर्णय लेना वीटो होता है, ठीक है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या व्यवस्था की गई? गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दिया गया। अगला व्यवस्था करते हैं, आगे चलते हैं। आगे 1786 में फिर से अधिनियम आता है। अगला 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए 1786 के अधिनियम के बारे में बातचीत करें, आप देखोगे यहां पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में क्या किया गया भैया? अपनी परिषद के निर्णयों को पलटने की शक्ति प्रदान करी गई। पहला प्रोविजन क्या है? तो पहला प्रोविजन यह है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति प्रदान की गई। पहला ये। दूसरा पॉइंट क्या किया गया? दूसरा ये किया गया, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। अगला काम क्या है? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। किसको? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक। और कौन था जिसको ये अधिकार सबसे पहली बार मिला? तो आप देखोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? तो आप कहोगे भैया यह दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले। लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह दोनों अधिकार सबसे पहले प्राप्त हुए। अधिकार सबसे पहले मिले। दोनों अधिकार का मतलब क्या है? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की शक्ति, और दूसरा क्या है? दूसरा प्रधान सेनापति की शक्तियां। ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, इसमें अगर हम आपसे बातचीत करें तो यहां पर गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे, उनकी संख्या को कितना कर दिया गया? 3। ये परिषद के गवर्नर जनरल की मदद के लिए परिषद का गठन किया गया था। कब? 1773 में। उसमें पहले 4 सदस्य थे, उन परिषद के सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? परिषद सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ये बात आपको ध्यान देना। कब की गई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है। आगे बातचीत करते हैं। अगला जो है, अगला हम बातचीत करें, अगले पर पढ़ें तो अगला है चार्टर एक्ट 1793। अगला हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? चार्टर एक्ट 1793। अगली हेडिंग करो, चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793, 1793। चार्टर एक्ट के प्रावधान क्या क्या जरा देखते। देखिए चार्टर एक्ट के बारे में बातचीत करें तो इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई, कंपनी के जो अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारों को
20 वर्षों के लिए क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ाया गया। ठीक, पहला प्रोविजन। दूसरा क्या किया गया, कहा गया कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य थे उनको सदस्य भारतीय कोष से दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाने लगा, वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा, भारतीय कोष से दिया जाने लगा। ये भी व्यवस्था की गई कि भैया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे। एक आप देखोगे कौन था, एक्सचेकर साहब थे, दूसरे राज्य सचिव और 4 अन्य प्रीवी काउंसिल। उनको अब वेतन कहां से मिलेगा, उनको वेतन सिंपल सी बात भारतीय कोष से मिलेगा। ये बात आपको ध्यान देनी। अगली बातचीत करें, अगला आता है चार्टर एक्ट 1813। अगला हेडिंग करो, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट के बारे में विशेष प्रावधान क्या है, विशेष प्रावधान में पहला प्रावधान आप देखोगे 1793 के चार्टर एक्ट के बाद 20 वर्ष बाद आया। इसमें क्या किया गया, पहला महत्वपूर्ण काम कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का व्यवस्था किया गया। भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था, यह पहला प्रावधान, खर्च करने की व्यवस्था की गई। दूसरा क्या है, ईसाई मिशनरियों को अब क्या दिया गया, अपने धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई। इससे पहले ईसाई मिशनरियों को धार्मिक स्वतंत्रता की एक प्रकार से अनुमति नहीं थी। तो यहां पर क्या किया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की, ईसाई मिशनरियों को ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार करने की क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई। ये भी व्यवस्था बड़ी व्यवस्था है, इससे पहले नहीं था, स्वतंत्रता की गई। ठीक, अगला क्या किया जा रहा है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो एक प्रकार से वो अब कम किया जा रहा है। अब आम नागरिक ब्रिटेन के क्या हो सकते हैं, आम व्यापारी भी आ सकते थे व्यापार वाणिज्य करने के लिए। तो हम कहेंगे कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, बढ़ाया गया। लेकिन ध्यान समझना, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब लेकिन यहां ध्यान समझना, चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को कायम रखा गया, बाकी एकाधिकार खत्म। अब एकाधिकार क्या है, अर्थशास्त्र का शब्द है। एकाधिकार का क्या मतलब होता है, बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें केवल एक विक्रेता होता है और क्रेता बहुत सारे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एकाधिकार। उसको क्या कहते हैं, मोनोपोली मार्केट कहते हैं, एकाधिकार। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय पर एकाधिकार बना रहा और चीन पर। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल किस पर एकाधिकार बना रहा, चाय और चीन को छोड़कर। चीनी नहीं है, चीन को, चाइना। मतलब अभी भी चाय का व्यापार कौन करेगा भारत में, चाय का व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। बाकी हर चीज के व्यापार में अब ब्रिटेन के आम व्यापारी आ सकते हैं, लेकिन चीन के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। बाद में चाय और चीन के भी पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा। अगली व्यवस्था के बारे में बातचीत करें, अगले इसके साथ साथ देखोगे कंपनी को क्या किया गया, अगले बातचीत करें, 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए
कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए राजस्व संबंधी अधिकार दे दिए गए, ठीक है, ये व्यवस्था की गई। और 20 वर्ष के लिए और एक क्या काम किया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगला अधिनियम आता है चार्टर एक्ट 1833। तो अगला चार्टर एक्ट 1833 क्या है? चार्टर अधिनियम 1833, 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या है, जरा देखते हैं इसके बारे में। पहला बात, सबसे महत्वपूर्ण काम, आपने ध्यान दिया होगा 1784 में गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य कम कर दिया गया था, 3 हो गए। अब इसमें फिर एक नया सदस्य जोड़ा गया जिसको विधि सदस्य की संख्या दी गई। पहला काम क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, ठीक। और ये नया सदस्य कौन था, तो चौथा सदस्य विधि सदस्य था। चौथा सदस्य कौन था, ये विधि सदस्य था। विधि मतलब कानून का जानकार, ठीक है। और ये कौन था, तो पहला विधि सदस्य के रूप में मैकाले अपॉइंट हुआ था। कौन था, लॉर्ड मैकाले। मैकाले नाम याद रखेंगे। विधि सदस्य के रूप में सबसे पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में कौन अपॉइंट हुआ था, आप मैकाले कहोगे। कौन, मैकाले। पहला काम ये। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन था पहला भारत का गवर्नर जनरल, कौन था, तो आप कहोगे फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन था, तो सिंपल सी बात है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन कहोगे, तो पहला कौन था, हम कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक। इसके साथ साथ बातचीत करें अगला क्या, इसमें यानी कि ये जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसमें क्या था, इसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित थी। भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित थी। अगला पॉइंट इसी में लिख लो, इसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित थी। सैन्य शक्तियां निहित थी। सैन्य शक्तियां निहित थी, ठीक। इसके साथ साथ और अगर हम आपसे बातचीत करें, और क्या किया गया, कंपनी के चाय और चीन के भी व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तीसरा प्रावधान क्या किया गया, कंपनी के चाय और चीन के व्यापार एकाधिकार को भी, चीन के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब भैया आम जनता ब्रिटेन की आकर, आम व्यापारी ब्रिटेन का आकर भारत से चाय का भी व्यापार कर सकता था और चीन में भी व्यापार करने के लिए जा सकता था, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या किया गया, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया। अगला प्रोविजन है, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गैर कानूनी बना दिया गया। गैर कानूनी बना दिया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी, इलीगल है, अब दास आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो ये क्या था, ये 1833 तक आ चुके। अब 1853 का पढ़ेंगे और फिर भारत शासन अधिनियम 1861 से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन। आज का सेशन यहीं तक था। सभी लोगों को बस एक ही काम करना है दोस्तों, सेशन को शेयर करते रहना है। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहो
तो क्या कर सकते हो, जीके जीएस बाई सुधांशु सर। आप इस पर क्या कर सकते हो, आप इस पर जाकर इसको सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर ये अपलोडेड वीडियोस की लिंक शेयर कर दी जाती है। और हमने लगभग लास्ट सेशन में पीडीएफ क्या किया, हमने पीडीएफ को भी शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो सेशन को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, यही आपसे निवेदन है। आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।